हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 6 में हमारे अतीत पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 तो हम लोग देखते हैं कि क्लास 6 में टोटल 12th चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लोग अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, अतीत के बारे में हम कैसे कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, जिसके लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आखेटकों, पशुपालकों, यहाँ पे आखेटक शब्द का यूज हुआ है। आखेटक मतलब शिकारी, ठीक है। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हम लोग जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो हम लोग यहाँ पे अतीत के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं कि अतीत में लोग कैसे रहते थे, उसकी दिनचर्या के बारे में जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घर में रहते थे। तो हम लोग यहाँ पे ये जान सकते हैं। और फिर उसके बाद है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, इसको जानने के लिए हमें यहाँ पे 5 जगह के बारे में बताया गया। 5 जगह के बारे में विस्तार किए हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग मैप से देखते हैं। तो मैप में हमें वो 5 जगह दिख जाएगी, तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा मैप, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये नर्मदा क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी का क्षेत्र वाला ये, और सेकंड है हमारा किरथर और सुलेमान की पहाड़ी, और यहाँ पे थर्ड है विंध्य और गारो की पहाड़ी, ठीक है। और हमारा फोर्थ है सिंधु और उसकी ये सहायक नदियाँ, और लास्ट है हमारा गंगा और उसकी सहायक नदी ये सोन नदी, ठीक है। तो हम लोग ये 5 जगह के बारे में जानेंगे कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे। तो ये अतीत में लोग कहाँ रहते थे, उसके लिए ये 5 जगह के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नर्मदा क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो नर्मदा क्षेत्र, ठीक है। तो नर्मदा क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि तो नर्मदा क्षेत्र को यहाँ पे अरुण शोनकिया नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने 1982 में, नाम क्या बोली, अरुण शोनकिया, जिन्होंने 1982 में हथनौरा, जो कि होशंगाबाद में है, जो नर्मदा नदी के किनारे पे है, ठीक है। अरुण शोनकिया ने 1982 में हथनौरा हथनौरा जो नर्मदा नदी के पास है, वहाँ से नर कंकाल की खोज की थी। नर कंकाल की खोज की थी मतलब जो मानव कंकाल होता है, खोपड़ी, उसकी खोज की थी 1982 में हथनौरा से, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। तो नर कंकाल की, जो यहाँ पे नर कंकाल मिला था, उसकी खास बात यह थी कि यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, जो ये नर कंकाल थी, वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक पहला मानव जीवाश्म था, ठीक है। जो इन्होंने नर कंकाल की खोज की थी, वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक पहला मानव जीवाश्म था, ठीक है।
तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला मानव जीवाश्म है वो कहाँ से मिला था? हथनौरा से मिला था। ठीक है, इसलिए इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया था। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा मानव रखा था। इस मानव की खास बात यह है कि वह होमो इरेक्टस प्रजाति का था। ठीक है, और जो यहाँ पे वो एक मानव कंकाल मिला था उसकी खास बात यह थी कि यह होमो इरेक्टस प्रजाति का था। ठीक है, कौन सी प्रजाति का था? होमो इरेक्टस प्रजाति का था। ठीक है, ठीक है, और यह सबसे पहले मानव जीवाश्म नर कंकाल की खोज की थी। ठीक है, जो अरुण सुनक्या है 1982 में नर कंकाल की खोज की थी, जो कि पहला यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक पहला मानव जीवाश्म था। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग नर्मदा मानव नाम दिया गया इसलिए। ठीक है, जो उस क्षेत्र है उसको नर्मदा मानव दिया गया। इस मानव की खास बात यह थी कि जो ये मानव थी उसकी खास बात यह थी कि वह होमो इरेक्टस प्रजाति का था। और होमो इरेक्टस हम लोग किसे बोलते हैं? जो ऐसा मानव खड़ा होके चलना शुरू करता है, ऐसा मानव जो खड़ा होके चलना शुरू करता है उसे हम लोग, तो मानव की उस प्रजाति को हम लोग होमो इरेक्टस कहते हैं। ठीक है, और जो ये कपाल था मतलब नर कंकाल, उसको होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे वो कंकाल था उसे हम लोग होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे पी राजेंद्रन, ठीक है, यहाँ पे एक और नाम है पी राजेंद्रन, जिन्होंने 2001 में तमिलनाडु के औंधे से शिशु के कपाल की खोज की थी। ठीक है, पी राजेंद्रन जिन्होंने 2001 में तमिलनाडु के औंधे से शिशु के कपाल की खोज की थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे नर्मदा नदी के पास भी इन लोगों ने अपना आवास लोगों ने आवास किया था। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, यहाँ पे कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। कुशल संग्राहक वे होते थे जो अपने जैसे कि यहाँ पे जड़, फल, फूल इत्यादि का जो संग्रह करते थे वो कुशल संग्राहक होते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब जानवरों का शिकार करते थे यहाँ पर। और वैसे ही हमने यहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बारे में भी हम लोग बोले थे कि यहाँ पे 5 जगह के बारे में बताया है। तो पहले हम लोगों ने देख लिया था कि नर्मदा क्षेत्र का, और दूसरा ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ी है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी सुलेमान और किरथर की पहाड़ी इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग थे जहां लगभग 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक नाम आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि है 7000 ईसा पूर्व पहले। ठीक है,
7000 ईसा पूर्व पहले, जहाँ पे सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम अवशेष मिला था। कृषि का प्राचीनतम अवशेष मिला था, जहाँ पे कपास की खेती, यहाँ पे कपास की खेती होती थी, जो कि विश्व का साक्ष्य था। कपास की खेती का विश्व साक्ष्य था ये। और यहाँ पे जौ और गेहूं की खेती भी की गई थी। और यहाँ पे अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है। अंडाकार, यहाँ से अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व पहले यहाँ से हमें कृषि की प्राचीनतम अवशेष मिले थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और नाम आता है लहुरा देव। ठीक है, जहाँ पे 8000 ईसा पूर्व पहले, 8000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे भी कृषि का प्राचीनतम अवशेष मिला है। कृषि का प्राचीनतम अवशेष मिला यहाँ पे भी। और यहाँ पे चावल, जौ और गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला है। चावल, जौ, गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और यहाँ पे है एक और है कोल्डी हवा। यहाँ पे भी कृषि का प्राचीनतम अवशेष मिला है, जो कि 6000 ईसा पूर्व पहले। यहाँ पे चावल और गेहूं की। ठीक है, ये तो पहले जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोला जाता था कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। 8000 वर्ष ईसा पूर्व पहले है। तो यहाँ पे पहले हम लोग मेहरगढ़ की बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मेहरगढ़ को हम लोग बोला करते थे कि यहाँ पे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। कौन सी? जौ और गेहूं का। ठीक है, जौ और गेहूं का। तो पहले का हमारा आंसर ये हुआ करता था, लेकिन अभी चेंज हो गया है कि अगर यहाँ पे पूछा जाए यहाँ पे पूछा जाए कि कृषि का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है, तो हमारा आंसर यहाँ पे लहुरा देव आता है। अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना दिया हो, अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना दिया हो तो इसका आंसर मेहरगढ़ होगा। ठीक है, लेकिन अगर लहुरा देव दिया है ऑप्शन में तो वहाँ पे वो मेहरगढ़ आंसर रॉन्ग होगा। तो लहुरा देव इसका मेन आंसर है। अगर लहुरा देव ना दिया हो तो यहाँ पे मेहरगढ़ आंसर रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो तथा विंध्य भारत में मध्य पहाड़ी। मैंने थर्ड बताया था यहाँ पे विंध्य तथा गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैप में देखते हैं कि ये हमारा गारो की पहाड़ी और ये हमारा विंध्य पहाड़ी। मध्य में विंध्य पहाड़ी और उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। ठीक है, उसके बाद है हमारा सिंधु और उसकी सहायक नदी। ये हमारा चौथा जगह है जहाँ पे हम लोग ने बात किया था कि यहाँ पे 5 जगह के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा 4th जगह है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदी। ठीक है, ये सिंधु तथा उसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी को हम लोग मैप से देखते हैं। ये सिंधु है और ये उसकी सहायक नदी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सिंधु की 5 सहायक नदी है। जो नदी किसी नदी में आके मिल जाती है, ठीक है, जो नदी किसी नदी में आके मिल जाती है उसे उसकी सहायक नदी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे उसकी सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व
इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे आरंभिक नगर का विकास हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 4700 वर्ष पहले। ठीक है, 4700 ईसा पूर्व पहले आरंभिक नगर का विकास हुआ था। ठीक है, और जो यहाँ की सभ्यता थी और जो ये नगर विकास हुआ था उसकी सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता कहते थे। जो आरंभिक नगर थी वहाँ की जो भी सभ्यता थी उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे। अब उसके बाद है लास्ट हमारा गंगा और उसकी सहायक नदी। ठीक है, गंगा व उसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व पहले। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, जैसे कि मैंने मैप में बताया था, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और उन्होंने क्या किया था? एक विशाल राज्य स्थापित किया था। कहाँ पे? ये मगध में। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। वहाँ के शासक देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे गंगा और सोन नदी के जो बीच का क्षेत्र था उसको मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे मगध साम्राज्य के नाम से जाना था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र था। जो उत्तर भारत था उसकी राजनीति का एक केंद्र था। ठीक है, कौन? यहाँ पे मगध। तो यहाँ पे देखते हैं कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के किनारे समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो ये टॉपिक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको एक बार पढ़ सकते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। तो उसके बाद ये है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। तो फिर इसके बाद है हमारा देश का नाम। ठीक है, तो हमारा देश का नाम कैसे नाम पड़ा है देश का। यहाँ पे हम लोग अपने देश को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे एक और नाम है, क्या नाम है? जम्बूद्वीप। ठीक है, तो भारत तो हम लोग जानते हैं कि वो भरत थे, उनके नाम पे ही नाम भारत पड़ा था। और हिंदुस्तान, इंडिया और ये जम्बूद्वीप नाम कब दिया गया था? यहाँ पे देखते हैं
कि जम्बूद्वीप अशोक के अभिलेख अभिलेख में जो अशोक का अभिलेख था उसमें भारत को जम्बूद्वीप नाम दिया गया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख में भारत को जम्बूद्वीप का नाम दिया गया था। ठीक है, अशोक के और यहाँ पे अशोक के अभिलेख में भारत को जम्बूद्वीप नाम क्यों दिया गया था, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अशोक के जो अभिलेख थे उनमें अशोक के अभिलेखों में जम्बू वृक्ष की अधिकता थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में जम्बू वृक्ष की अधिकता थी। जम्बू वृक्ष की अधिकता के कारण जम्बूद्वीप नाम दिया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद ये भारत का तो नाम भारत के नाम पे दिया गया था, इसको सब लोग जानते हैं। ठीक है, और ये हिंदुस्तान और ये इंडिया, तो इसको हम लोग देखते थे। यहाँ पे सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो सिंधु नदी एक संस्कृत शब्द है। सिंधु क्या है? एक संस्कृत शब्द है। सिंधु क्या है? हमारा एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो जो सिंधु था उसको फारसी बोले तो ईरानी। ठीक है, सिंधु था उसको फारसी ने मतलब ईरानियों ने। ठीक है, ईरानियों ने सिंधु को हिंदू बोला था। सिंधु को हिंदू बोला था, मतलब स की जगह ह का यूज़ किए थे। और फिर उसके बाद यूनानी थे। ठीक है, यूनानियों ने इंडोस शब्द का यूज़ किया था। यहाँ पे इंडोस शब्द का यूज़ किया था, तो ये इंडोस से ही इंडिया हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मैंने अभी यहाँ बताया था कि सिंधु है वो संस्कृत शब्द है। ठीक है, जहाँ पे ईरानी ने इसे हिंदू कहा था और यूनानी ने था उसे इंडोस कहा था, तो ये इंडोस से ही ये इंडस हुआ था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाई। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा हिंदोस मतलब ये हिंदू वाला था, इंदोस मतलब ये इंडिया वाला था, इंडस वाला। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंधु नदी के किनारे में, मतलब ये सिंधु नदी था उसके किनारे का जो भूमि था, जो जमीन था, उसको इंडिया कहा था। इस नदी के पूर्व में जो सिंधु नदी है, उस नदी के पूर्व में मतलब जो इधर का एरिया है उसको इंडिया कहा गया। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिला था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। फिर इसके बाद हम लोग अतीत के बारे में कैसे जान सकते थे। ठीक है, हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो अतीत के यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान था। ठीक है, हिंदुस्तान ये कब हुआ था, इसको देखते हैं पहले कि ये एक अभिलेख है ईरान के शासनी वंश का। ठीक है, ईरान के शासनी वंश का एक अभिलेख है, क्या है? नक्श-ए-रुस्तम। कौन सा एक अभिलेख है?
नक्शल-ए रुस्तम, ठीक है। जहाँ पे हिंदुस्तान अभिलेखित मिलती है, मतलब ये ऐसा अभिलेख है जहाँ पे सबसे पहले हिंदुस्तान अभिलेखित मिली है, यहीं से ही हिंदुस्तान बोलना स्टार्ट हुआ था। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम लोग 3 प्रकार से जान सकते हैं। मतलब अतीत को जानने के लिए हमारे पास 3 स्रोत है। कौन कौन से स्रोत है यहाँ पे? ये है यहाँ पे 3 स्रोत है। क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। ये है एक पांडुलिपि, ठीक है, और दूसरा है अभिलेख, और तीसरा हमारा है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तीसरा स्रोत यहाँ पे हमारा पुरातात्विक स्रोत है। तो यहाँ पे हम लोग पांडुलिपि के बारे में सबसे पहले यहाँ देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना, ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था, ठीक है। जो पुस्तक हाथ से लिखी होती थी उसे हम उस टाइम में पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी में हम लोग पांडुलिपि को प्रयुक्त होने वाला क्या शब्द है? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है। लैटिन शब्द में मैनु, ठीक है, लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ, मतलब हाथ से जो लिखी जाती थी उसे हम लोग पांडुलिपि बोलते थे। यहाँ पे हाथ से लिखी ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि बोलते हैं। मतलब जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी उसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय के क्षेत्र में उगने वाला बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था। तो जो ये पांडुलिपि थी उसको किस में लिखा जाता था? ताड़पत्रों में, या तो जो बुर्ज की छाल होती थी, बुर्ज की छाल में, इसमें लिखा जाता था, ठीक है। ताड़पत्र या तो बुर्ज की छाल से जो एक विशेष प्रकार की भोजपत्र तैयार होती थी उसमें लिखा जाता था, ठीक है, भोजपत्र में। तो ये पांडुलिपि का एक पेज देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये पांडुलिपि का एक पत्र है जो कि ताड़पत्र से बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, ठीक है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। वो हमें और देखने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ हमें दिया गया है, ठीक है, वो देखने के लिए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभिलेख के बारे में। तो इसमें पांडुलिपि में और क्या क्या बताया गया है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए। कीड़ों ने खा लिया क्यों? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, पेड़ की छाल से या तो या तो ताड़पत्रों में लिखी जाती थी, ताड़पत्रों से लिखी जाती थी, ठीक है। तो वो लकड़ी का भी बना रहता था जिसके कारण कीड़े खा लिया करते थे या तो नष्ट हो जाती थी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, ठीक है। जो ये पांडुलिपि है वो कहाँ कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों और विहारों में। तो जो हमारा यहाँ पे मंदिर है वो हिंदुओं की धार्मिक स्थान यहाँ पे क्या थी? मंदिर है। और विहार, बौद्धों की जो धार्मिक स्थान है वो विहार है, ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है।
इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते थे। ठीक है, और ये कौन कौन से भाषा में हमें यहाँ पे मिलते थे? तो एक है हमारा यहाँ पे संस्कृत है, ठीक है, और एक प्राकृत है और एक तमिल है। तो ये इतने भाषा में हमें यहाँ पे मिलते थे। कौन? पांडुलिपि। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभिलेख के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो ये अभिलेख है वो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। ठीक है, इसके लिए अभिलेख लिखाया करते थे ताकि उन्हें जो लोग हैं वो देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। तो ऐसे एक अभिलेख के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि अशोक का अभिलेख है, जो कि अफ़गानिस्तान के कंधार में है। अफ़गानिस्तान में हमें दो तरह के यहाँ पे अभिलेख मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में हमें दो तरह के अभिलेख मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अफ़गानिस्तान में हमारा यहाँ पे दो तरह के अभिलेख मिलते हैं। क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान में दो टाइप का अभिलेख है यहाँ पे। तो फर्स्ट है ये कंधार और दूसरा है लंगमार्क। लंगमार्क, ठीक है। तो जो ये कंधार है वो दो भाषाओं में लिखा हुआ है, और जो ये अभिलेख है वो क्या है यहाँ पे, शार ए कुन्ना। ठीक है, और जो यहाँ पे अभिलेख है वो क्या है, पुला ए दुरांत। ठीक है, जो ये कंधार का जो शार ए कुन्ना जो ये अभिलेख है वो यहाँ पे हमें दो भाषाओं में मिलती है। तो कौन कौन सी भाषा है इसको हम लोग देखते हैं। ग्रीक और आर्मेइक। ठीक है, और ये भी हमें दो भाषा में मिलते हैं, जो एक प्राकृत भाषा है और एक अनुमानित है यहाँ पे आर्मेइक। ठीक है, तो इसका हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ से मैप से। इसको देखो, ये है, ये क्या है, अशोक का ये एक अभिलेख है जहाँ पे अफ़गानिस्तान के कंधार में जो ये शार ए कुन्ना था, ये हमारा एक अभिलेख है जो अफ़गानिस्तान के कंधार में मिला था, और ये दो भाषाओं में है। देखो यहाँ पे दो भाषा में दिख रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक, ये ऊपर वाला एक भाषा और ये नीचे वाला एक भाषा। तो कौन कौन सी यहाँ पे थी, ग्रीक और एरामाइक। ठीक है, तो यहाँ पे दो भाषाओं का यूज़ किया गया है। अब इसके बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो पुरातात्विक स्रोत हमारा क्या होता है कि तो हमारा यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत क्या होता है उसको देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हम लोग किसे कहेंगे, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा पत्थर ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों को अवशेष। मतलब इसको बोलना चाहिए, पत्थर ईंट चित्रों और मूर्तियों के जो अवशेष रहते हैं उसको हम लोग पुरातात्विक
स्रोत कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पुरातात्विक बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्चियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। जो अवशेष प्राप्त होता है, पत्थर, ईंटों से बनी चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष जो हमें मिलते हैं उसको हम लोग पुरातात्विक बोलते हैं। और जो इसकी खोज करते हैं, मतलब यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत है उसकी जो खोज करते हैं उसको पुरातात्विक पुरातात्विक कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें और क्या है, जिसकी बर्तन, यहाँ पे ये कुछ बर्तन हैं, ये औजार है, ठीक है। इनमें जो ये औजार है, बर्तन हैं, हथियार, आभूषण, ये एक थोड़ा सा उसका बस डायग्राम है जो पुरातात्विक स्रोत का है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक बर्तन है और ये कुछ ऐसे औजार है, ठीक है। ये सिक्के हैं, सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है एक प्राचीन नगर से प्राप्त, ठीक है, बाएं में एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, ये पुराना चांदी का सिक्का है, ठीक है। और यहाँ पे इधर क्या है, इसी तरह के प्रयोग सिक्के में और लाए जाते थे, ठीक है। और ये चांदी का सिक्का है जो कि उस टाइम यूज़ किया जाता था। और एक पात्र है, और ये पात्रों का अवशेष हमें कैसे मिलता था, जब जब लोगों ने वहाँ पे सबसे पहले ये पात्रों का यूज़ करना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो वहाँ पे वो बहुत बड़े भारी किस्म के होते थे, जिसके कारण, और उनका जीवन तो ऐसा था ना कि कुछ टाइम यहाँ रहे तो कुछ टाइम वहाँ रहे, तो जिसके कारण ये बहुत बड़े भारी होने के कारण जो ये पात्र थे उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। और जो पात्र वहीं पे छोड़े हैं वो हमें आज पुरातात्विक के रूप में, पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक विद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनमें उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़ों जल जाते तो वे जले हुए रूप में भी बचे रहते, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या बोला है कि जो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। जिसकी मैंने यहाँ पे बोला था कि हम लोग अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में जानने के लिए हम लोग 3 स्रोत का प्रयोग करते हैं, पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 स्रोत का यूज़ किए थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम लोग इतिहासकार कहते हैं। शोध के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो पुराने अवशेष को जानते हैं उसे पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है। जिसकी पुराने अतीत के टाइम का जो अवशेष मिलता है और जो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं उसे पुरातात्विक कहते हैं, मतलब आर्चियोलॉजिस्ट कहते हैं। अतीत एक या अनेक, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे आगे देखते हैं। तो जो यहाँ पे इतिहास और तिथि है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी में बीसी, बीसी मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई, जिसको ईस्वी लिखते हैं, ठीक है, ईडी, इनाडोमिना, इनोडोमिनी, सॉरी, इनोडोमिनी,
AD, जिसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं, और ये है हमारा ईसा पूर्व। ठीक है। इन एना डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मतलब जो ये हमारा दोनों जो हमारा यहाँ पे दो वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये BC और AD। ठीक है, क्या है? BC और AD। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ईसा मसीह का जन्म। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो ईसा मसीह थे उसके जन्म से पहले जो तिथि थी, जो वर्ष थी, उसे हम लोग BC बोलते हैं। ठीक है, मतलब ईसा पूर्व पहले। और जो हमारा यहाँ पे AD है वो है हमारा ईस्वी, जिसको हम लोग आजकल अब सन 1 में ऐसा लेके चलते हैं। तो कभी कभी AD की जगह CE, तो जो हमारा ये AD है इसकी जगह हम लोग CE का यूज़ करते हैं, और ये हमारा BC है उसकी जगह हम लोग BCE, मतलब यहाँ पे CE क्या है, एक कॉमन ईरा है, और BC है बिफोर कॉमन ईरा के लिए। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों से पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है, जो ईसा मसीह की जन्म से रिलेटेड है। कभी कभी अंग्रेजी की BB अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले है। ठीक है, दो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बताया गया है, दो तिथि है उनका पता लगाओ, इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे, इसको मैप में देखना है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर 2 को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।